नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का हमने बात शुरू की थी और उनके जो सिद्धांत हैं, मार्क्सवाद का सिद्धांत, उसके जो 4 पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांतों की हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत दिया है उसके बारे में। तो मार्क्स ने जो भी अपना स्टडी किया, जो भी उन्होंने पूंजीवादी समाज के बारे में जितना उन्होंने लिखा, जितना उन्होंने क्रांति की बात की, उन सब में समाज का जो आर्थिक ढांचा है वो सारी चीज़ों को तय करता है। जो भी ये उनका मानना था, मतलब जो भी नियम कानून बनते हैं, जो भी समाज में रीति रिवाज, जो भी सिस्टम पूरा का पूरा, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारा जो है, ये सब आर्थिक ढांचा एक प्रकार से तय करता है कि वो समाज जो है वो किस तरह का होगा। वेपर एक विचारक हुए हैं जिन्होंने इसके संबंध में कहा कि मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट महत्व है। उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। सेबाइन इनके बारे में बात करते हैं, इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में, कि मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है और आदिकाल से अब तक के सारे परिवर्तनों को उसी का प्रतिफल मानता है। वर्ग संघर्ष जो ये थ्योरी उन्होंने दी, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी जो कही जाती है, वो एक्चुअली ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही थ्योरी है। यानी कि जितना शुरू से लेकर अब तक इतिहास की आर्थिक व्याख्या में जो हमने सारा समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 2 वर्ग, मतलब धीरे धीरे सारे लोग समान थे, लेकिन उसके बाद में 2 वर्ग जो हैं उनका समाज में चलन देखा गया। एक जो कि जिसके पास आर्थिक पूंजी, मतलब जिसके पास पूंजी है, जो कैपिटलिस्ट है, और दूसरा वर्ग जो कि मेहनत कर रहा है, पहले तो उसके खेतों में, बाद में उसकी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, कल कारखानों में। तो इस प्रकार से जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है वो पूंजी लगा रहा है, और दूसरा वर्ग जो कि शारीरिक श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो इन दोनों वर्गों में किसी न किसी प्रकार से टसल हमेशा चली। क्योंकि एक के पास प्रॉफिट का मार्जिन जब पहुंच रहा है और प्रॉफिट का मार्जिन इकट्ठा होकर के उसकी पूंजी में लगातार अभिवृद्धि होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो मेहनतकश मजदूर है, जो श्रमिक वर्ग है, वो मेहनत करके भी, दिन रात मेहनत करके भी, पूरा अपना सारा शारीरिक श्रम दे करके भी उसको अपनी दैनिक आवश्यकताएं, उसको अपने परिवार के पालन पोषण में जो कमी उसको पूरा समय होती रहती है, उससे ये दोनों वर्ग में, यानी कि शोषक और शोषित, ये दोनों वर्ग आपस में हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। और इन 2 वर्गों में किसी भी प्रकार से समझौता, क्योंकि कैसे समझौता होगा? अमीर पूंजीपति जो शोषक वर्ग है वो कभी भी अपनी पूंजी में किसी का बंटवारा पसंद नहीं करेगा, और जो श्रमिक वर्ग है उसको ये अपेक्षा रहेगी पूंजीपतियों से कि हमको हमारा जितना भी हम मेहनत करते हैं उसका उतना प्रतिफल दिया जाए, हमारी भी पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसी प्रकार से हो। तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। इस कारण से दोनों वर्गों में सतत रूप से एक प्रकार का संघर्ष जो है वो देखा जा सकता है। वर्ग से यहाँ पर जो मार्क्स का तात्पर्य है वो कि उत्पादन की कोई विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो एक तरह के हों। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हैं और कहते हैं कि जिस समूह के आर्थिक हित समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। जैसे कि मिल मालिक वो एक वर्ग हो गया, जमींदार वो एक वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, किसान तो किसान का वर्ग। अभी इन दिनों में जैसे हम देख रहे हैं किसान आंदोलन अपने पूरा, आप देख सकते हैं इतने दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ के उन बॉर्डर्स पर किसान जो हैं वहाँ पर जमा हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो वो एक पूरा वर्ग है। मजदूर हैं तो वो, मतलब उनके आर्थिक हित एक समान हैं तो वो भी एक वर्ग है। यानी कि जिनके आर्थिक हित समान हुए उसको
कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग का नाम दे दिया, संघर्ष। अब ये क्योंकि सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का, तो वर्ग हमने समझ लिया। अब संघर्ष की बात करेंगे। संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि आमने सामने कोई लड़ाई हो रही है, कोई मारपीट हो रही है, कोई लाठी से, कोई हथियारों से किसी तरह का वो चल रहा है, ऐसा फिजिकल संघर्ष की बात नहीं है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ संघर्ष का अर्थ है कि किसी प्रकार का भी कोई वर्ग के अंदर, वर्ग के भीतर कोई असंतोष हो, कोई विद्रोह की भावनाएं हो, कोई डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट की फीलिंग्स हो किसी वर्ग में, तो वो एक संघर्ष की स्थिति मानी जा सकती है। यानी कि हर समय कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये हो उसी को संघर्ष कहा जाएगा, ये चीज़ नहीं है। बल्कि कोई भी तरह का असंतोष नाम का फैक्टर यदि कहीं पर मौजूद है तो उसको संघर्ष का नाम दिया जा सकता है। जैसे कि हम आज देखते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कि धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है। कुछ साल पहले आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत दिनों तक ये सारा पूरा आंदोलन चला था। उसके बाद में आम आदमी पार्टी उभर करके सामने आई थी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि असंतोष से जो भी उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसमें आंदोलन भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल, विरोध, किसी भी प्रकार का कोई रैली निकाल रहा है, कुछ भी ऐसा जो चीज़ है। तो ये असंतोष जब एक लिमिट के आगे चला जाए, यानी कि असीमित, मतलब एक लिमिट के पार हो जाए ये असंतोष, तो ऐसी स्थिति में वो एक क्रांति का रूप ले लेता है और उस क्रांति में शोषित वर्ग की विजय होती है और शोषक वर्ग का पतन जो है वो दिखाई देता है। तो वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की बात यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने की अपने सिद्धांत को पूरा प्रतिपादित करते समय, कि पूंजीवाद जितना भी पूरा जो इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं पूंजीवाद के, कि दास युग में तो मालिक और दास थे, सामंती युग में सामंत और किसान थे, और पूंजीवादी युग में भी समाज के दो हिस्से हो गए, बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति, और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग जो है वो उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वो जो श्रमिक वर्ग है उसका जो श्रम है उससे जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसके उस संपत्ति का स्वामी, यानी कि वो कोई मेहनत नहीं कर रहा है। और श्रमिक वर्ग जो है वो पूरा समय रात और दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन अपना जीविका यापन के लिए उसको चीज़ें जो हैं वो कम पड़ती हैं। तो एक तरीके से दोनों को, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको हमेशा श्रमिक वर्ग की आवश्यकता रहेगी। श्रमिक वर्ग जो है वो अपना श्रम कहाँ देगा? वो किसी फैक्ट्री में, कोई इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो अपना देगा, उसके पास पैसा नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, अपरिहार्य हैं, लेकिन दोनों में सतत रूप से संघर्ष की स्थिति भी बराबर साइमल्टेनियसली देखी जा सकती है। पैरेलल ये संघर्ष चलता रहता है। कभी पूंजीपति अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहते हैं, यानी कि, और कभी श्रमिक वर्ग कुछ अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब ये स्थिति एक पॉइंट के पार हो जाती है और श्रमिक वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष के उससे वातावरण से उबर करके वो एक क्रांति जैसा कुछ समाज में चीज़ सामने आती है, तो उसको पूंजीवादी युग को जो इन्होंने पूरा अपना सारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या दी, उसमें मार्क्स पूंजीवादी युग को वर्ग संघर्ष की लास्ट स्टेज मानते हैं, कि अब तक जो वर्ग संघर्ष होता आया उसमें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में जो भी वर्ग संघर्ष होगा, ये एक यहाँ पर जो क्रांति होगी वो एक लास्ट जो है वो पॉइंट है। इसके बाद में सर्वहारा वर्ग का जो आधिपत्य है वो स्थापित हो जाएगा और सब कुछ समानता के सिद्धांत पर स्थापित रहेगा और कोई भी किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहेगा, कोई किसी का मालिक नहीं होगा, कोई दास नहीं होगा, कोई संघर्ष जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को उन्होंने दिया। इसमें कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो निकाल सकते हैं।
उत्पादन इसके वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसका जो एक नट शेल में चीज़ें निकाली जा सकती हैं वो ये कि उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समाज का जो विकास है वो वर्गों के आपसी संघर्ष के कारण, उसके परिणाम के कारण दिखाई देता है, आपसी सहयोग के कारण दिखाई नहीं देता। समाज में मुख्यतः दो वर्ग हैं जिनके आपस के जो हित हैं वो हमेशा विरोधी, परस्पर विरोधी दिखाई देंगे, और ये वर्ग संघर्ष ही ये क्रांति को जन्म देता है, जिसके कारण जहाँ से सत्ता, मतलब जहाँ पर सत्ता थी वहाँ से हट करके और दूसरे पक्ष के पास में आ जाती है। वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाते हैं बल्कि उनका ये भी मानना है कि इस क्रांति के बाद में जो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी उसमें सब कुछ अच्छा होगा, उसमें समानता की बात दिखाई देगी और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इसकी आलोचना के कुछ बिंदु उनको देखा जा सकता है। ये कार्ल मार्क्स के सबसे बड़े आलोचक जो हैं वो कार्ल पॉपर रहे हैं और लोगों ने भी आलोचना की है इनके सिद्धांतों की। तो अब बिंदुवार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनके आलोचना के बिंदु हो सकते हैं। मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। ये जो मार्क्स हर समय हर अपना पूरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की और ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या, फिर वर्ग संघर्ष, इन सब में संघर्ष की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि जो मानव का विकास हुआ है, जो समाज का, राज्य का विकास हुआ है, क्रमिक विकास जो देखा जा सकता है, वो उसमें ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है, सहयोग भी रहा है और भी जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो भी सब कुछ दिखाई देता है। वर्ग का एक अस्पष्ट और दोषपूर्ण परिभाषा जो है वो दी है मार्क्स ने। ये उनकी परिभाषा के अनुसार जो भी कुछ दो चीज़ों में, दो वर्गों में बांटा जा सकता है ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर जो और शिल्पकार हैं जो अपना खुद का प्राइवेट कुछ कर रहे हैं, इन सब के ये भी सब वर्ग ही हैं, लेकिन इन सब की चर्चा किसी भी तरह से मार्क्स ने नहीं की है। फिर समाज में ये इसी के आगे कि समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मीडिया है और बाकी जो शिल्पकार हैं, कुम्हार हो गए और अपना हुनर के आधार पर काम करने वाले लोग हो गए, ये सब भी बराबर अपना योगदान देते हैं किसी भी समाज की स्थापना में। जो मार्क्स की क्रांति की जो धारणा है वो गलत सिद्ध होती है कि मार्क्स ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण क्रांति होगी, तो वर्ग संघर्ष के कारण इस तरह की क्रांति कहीं पर भी ऐसी कोई दिखाई नहीं देती। मार्क्स की भविष्यवाणी का जो आधार है कि वो बोलते हैं कि वर्ग संघर्ष के बाद क्रांति होगी, उसके पश्चात एक सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और उसके पश्चात जो एक पूरा इस तरह का समानता पर आधारित समाज की स्थापना हो जाएगी। ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसका अपना एक महत्व है। मार्क्स ने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की और मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही प्रेरणा का सिद्धांत है। रशिया और चाइना, यहाँ पर इनका बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। ये इसके पश्चात हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। थैंक यू।